हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी ग्रामर के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे, है ना। पार्ट 1 और 2 में हमने पार्ट 1 में समास क्या है और उससे रिलेटेड प्रश्नों पर विचार करा। पार्ट 2 में हमने अव्ययभाव समास को समझा और आज पार्ट 3 में आज हम समझेंगे तत्पुरुष समास, है ना, कि तत्पुरुष समास क्या है। ठीक है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास यदि से रिलेटेड हमें यदि कोई उदाहरण दिख जाए तो हम उसका क्या करेंगे, मतलब उसको कैसे पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना। तो इसके लिए अपन को समझना पड़ेगा कि तत्पुरुष समास क्या है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर समास में जरूरी है कि हम उदाहरणों को ज्यादा से ज्यादा समझे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत से उदाहरण करवाऊंगा, ठीक है ना। इसमें हमने 4-4, 5-5, 6-6 उदाहरण सम्मिलित किए हैं ताकि आपका अभ्यास हो सके और इन्हीं उदाहरणों में से संभवतः आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये जो उदाहरण हैं वो मुख्य हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये जो उदाहरण है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये पूछे गए हैं, ठीक है ना। 2014 के हो गए, 15 में हो गए, कक्षा 10 के हिंदी में पूछे गए हैं ये। तो अपन को यहाँ पर ध्यान देना है और आपको जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया भी था कि मैं इससे रिलेटेड पिछले 10 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें समाज से रिलेटेड प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन तब आप इन समाज के सभी भेदों को अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे, है ना। तब अपन क्वेश्चंस को हल करेंगे तो अपन को मजा आएगा और अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मजे मजे में अपन को बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। आज हम करेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है, वह इसे क्या कहते हैं। इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी थी कि जो तत्पुरुष समास है वो क्या होता है कि जिसमें दूसरा समस्त पद का जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, वह समास क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है ना। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है ना। कारक के विभक्ति चिन्हों का मैंने आपको बताया था। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं 7 प्रकार के। कर्ता ने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, है ना, और संबंध। ये 8 प्रकार के होते हैं कारक, है ना। 7 नहीं, 8 प्रकार के होते हैं ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और संबंध, ये 8 प्रकार के होते हैं अपने कारक। तो कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने, है ना। कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को। तो के, को, ने, के द्वारा, के लिए, इन चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो वो समास क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। लेकिन एक विशेष योग्य रखने वाली बात है, कर्ता व संबंध कारक को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। कुल मिलाकर 8 प्रकार के कारक होते हैं और 8 प्रकार की ही विभक्तियां होती हैं। क्लियर है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, और 8 प्रकार की विभक्तियां होती हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में कर्ता यानी सबसे फर्स्ट वाला जो कारक होता है वो, और संबोधन यानी सबसे लास्ट वाला जो कारक होता है वो, इन दोनों को ही सम्मिलित नहीं किया जाता तत्पुरुष समास में। इसलिए तत्पुरुष समास के कारक की विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष समास, है ना, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। इस प्रकार के अपन को पढ़ने हैं एक एक को। अब अपन को यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए कि जो कारक होता है ना, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो अपना कारक होता है, कारक, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो कारक है वो कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के। आपको कारक को
कारक प्लस उसकी विभक्ति याद रखनी है, और इसका तरीका आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 8 प्रकार के होते हैं कारक। तो किस प्रकार से होता है ये देखिए, कर्ता अपन को लेना ही नहीं है, है ना। सबसे पहला जो कारक का नाम है वो होता है कर्ता, है ना, जो अपन को सम्मिलित नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तत्पुरुष समास में जो कर्ता है उसको कैंसिल आउट किया गया है और संबोधन को भी कैंसिल आउट किया गया है। तो अपन स्टार्ट करेंगे कर्म से, है ना। तो कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको आता है, अपादान, अपादान और संबंध, है ना, संबंध, संबंध और अधिकरण, ये होते हैं अपने अधिकरण, है ना, अधिकरण। ये होते हैं अपने 6, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, है ना, ये 6 हैं। और पहले वाले में कर्ता और लास्ट वाले में संबोधन, ये आते हैं। लेकिन अपन को यूज करना है ये कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, है ना, इनको यूज करना है। तो अपन को याद होना चाहिए कि जो कारक है, कारक कर्म, कर्म जो कारक है इसकी विभक्ति क्या है। तो इसकी विभक्ति है कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को। तो कर्म क्या, कर्म तो कारक, विभक्ति को, तो यहाँ पर विभक्ति क्या होगी इसकी को, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो इसकी विभक्ति क्या होगी से। तो इस प्रकार से अपन अभी देखने वाले हैं कि इन सब की विभक्ति क्या क्या होगी और उनको अपन को शब्दों में कैसे लिखना है। तो अपन एक बार इसको पूरे को इरेज कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे आपको यहाँ पर लिख रखा है कर्म तत्पुरुष समास, है ना, इसकी विभक्ति, कर्म की विभक्ति, कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है को, है ना। तो को विभक्ति जो है इसका लोप होगा, यानी इसको छुपाया जाएगा, है ना, समस्त पद में इसको छुपाया जाएगा। और यदि हमारे को समास विग्रह दे दिया गया, यदि हमारे को, वैसे तो ज्यादातर अपन को समस्त पद दिया जाता है और अपन को उसका समास विग्रह करना होता है ना, समस्त पद दे दिया जाता है और उसका अपन को समास विग्रह करना होता है। तो इसमें अपन को देखना पड़ेगा, जो अपन को तत्पुरुष समास का यदि देखना है तो जैसे ग्रामगत दे दिया, तो ग्रामगत में अपन को देखना पड़ेगा कि विभक्ति का प्रयोग हो रहा है क्या, कारक की जो विभक्ति है जो अपन ने अभी अपन पढ़ने वाले हैं उनमें से किसी का प्रयोग हो रहा है तो वो तत्पुरुष समास है और उसका हम क्या कर सकते हैं, समास विग्रह कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, जैसे ग्रामगत है, इसमें अपन क्या करेंगे, ग्राम को गया हुआ, है ना। अब अभी हमने देखा था कि तत्पुरुष समास में जो द्वितीय पद होता है, दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। तो इसमें जो द्वितीय पद है वो क्या है, गत। पहला पद क्या है, ग्राम, पहला पद क्या है, ग्राम, और दूसरा पद क्या है, गत, दूसरा पद क्या है, गत। तो ग्राम, ग्राम तो एक शब्द है, गत मतलब होता है गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्राम को गया, है ना, क्या होगा, ग्राम को गया। अगर मैं यहाँ से गत हटा दूं, है ना, तो क्या इस शब्द का ये जो समस्त पद है इसका कोई महत्व रह जाएगा, सिर्फ ग्राम नहीं रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब बिल्कुल ही एकदम क्या हो गया, शब्द की पावर ही चली गई, है ना, शब्द की प्रधानता मतलब कुछ भी नहीं रहा। अगर एक राज्य है उसमें से यदि राजा को हटा दिया जाए तो क्या होगा, राजा को यदि हटा दिया जाए तो क्या होगा, वो जो पूरी प्रजा है, वो जो पूरा राज्य है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल प्रधानहीन हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार से ये होता है कि किसी समस्त पद में जो पूर्व पद है और जो पूर्व पद है और दूसरा पद है, पूर्व पद और उत्तर पद है, यदि इन दोनों में से कोई प्रधान है, यदि कोई प्रधान है तो अपना शब्द में क्या रहती है, जान रहती है ना। तो इसका उदाहरण अपन को समझना है कि कर्म तत्पुरुष समास में समस्त पद, जैसे तत्पुरुष समास जो है इसमें दूसरा जो पद होता है जैसे गत है, ये क्या है, प्रधान है।
तो ग्रामगत है तो इसमें अपन क्या लगाएंगे, कर्म तत्पुरुष के आधार पर को का लोप करेंगे। तो को का लोप करा तो ग्राम को गया, है ना। गत मतलब क्या होता है, गया। तो ग्राम, इसमें बीच में आएगा को और यहाँ आएगा गत मतलब गया। तो ग्राम को गत यानी ग्राम को गया। समास विग्रह क्या होगा इसका, ग्राम को गया हुआ, है ना। पद प्राप्त है तो पद को प्राप्त, यह देखिए पद को प्राप्त लिखा है। सर्व प्रिय यानी सर्व को प्रिय, सिर्फ ऐसा ही लिखना है आपको। अगर यहाँ पर अपन को अभी तो जैसे अपन कर्म तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं तो तब तक तो अपन को क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे अपन तत्पुरुष समास के सभी भेदों को पढ़ लेंगे, 6 भेदों को पढ़ लेंगे, कितने भेद हैं इसके, 6 भेद हैं, 6 भेदों को पढ़ लेंगे तब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो कारक है, कारक को उसकी विभक्ति चिन्हों के सहित याद कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे यश प्राप्त है तो यश को प्राप्त, क्योंकि यश को प्राप्त ही हो सकता है, यश से प्राप्त थोड़ी ना हो सकता, यश के लिए प्राप्त भी नहीं हो सकता। ये शब्दों को अपन को, एक दो शब्दों को अपन को दिमाग में बैठाना है कि भाई यश को प्राप्त होता है ना, यश को ही तो प्राप्त होता है। यश क्या होता है, धन संपदा, है ना, भलाई। तो यश जो महिमा है जिसे हम कहते हैं, तो यश जो है, यश को प्राप्त होते हैं, यश के लिए प्राप्त नहीं होते, यश से प्राप्त नहीं होते, है ना। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। जैसे आगे बढ़ेंगे, लिख रखा है शरणागत, तो शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ ऐसे याद रखना है। सर्व प्रिय है तो सभी को प्रिय, यह भी हमने आगे देखा था। ये हुआ अपना कर्म का, कि जो कर्म तत्पुरुष समास है इनमें ये उदाहरण आते हैं। अब अपन समझेंगे करण तत्पुरुष समास। अब जो करण जो कारक विभक्ति है, कारक है करण, और इसकी जो विभक्ति है वो होती है से। तो इस करण तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह है वो क्या है, से। तो से का लोप होता है। जैसे भावपूर्ण, भावपूर्ण में से का लोप हुआ है, किस प्रकार से, जैसे भाव से पूर्ण, ये है इसका समास विग्रह, है ना। एक है बाणाहत, बाणाहत यानी बाण से आहत, है ना, बाण से आहत यानी भेदा हुआ, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि से जो है इसका लोप हुआ है। यदि हम इसको देखें, यहाँ पर इसका ये समास विग्रह और ये समस्त पद है, तो समस्त पद में आप देख रहे हैं कि से जो है इसका लोप हो रहा है। अपन को दे दिया जाएगा एग्जाम में बाणाहत, है ना, बाणाहत दे दिया गया और इसका अपन को क्या करना है, समास विग्रह। और अपन को ये भी बताना है कि कौन से उसका है, कि कौन से समास के भेद का है। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है। और कौन सी विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है, से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जिसमें विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल होता है वो तो होता है तत्पुरुष समास, और जिसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वो होता है करण तत्पुरुष समास। तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा यदि आप तत्पुरुष समास ना लिखकर करण तत्पुरुष समास लिखेंगे, तो वो समझ पाएगा कि बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, उसको आता है, उसने डिटेल में पढ़ा है। तो क्या करना है अपन को, बाणाहत में क्या करना है, बाण से आहत, ये कौन से समास का है, तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास का है ना। जैसे लिखा है, अगला है हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित यानी हाथों से लिखित, तो इसमें भी करण तत्पुरुष समास है। बाण पीड़ित यानी बाण से पीड़ित, तो इसमें भी करण तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़े तो संप्रदान तत्पुरुष समास जो है उसके विषय में जानते हैं। जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास में जो विभक्ति होती है वो होती है, संप्रदान एक कारक है, इसकी जो विभक्ति है वो है के लिए, है ना। विभक्ति चिन्ह जो है इसका क्या है, के लिए। तो इसका क्या होगा यूज, गुरु दक्षिणा है ना। गुरु दक्षिणा को यदि हम, इसमें के लिए का लोप हो रहा है ना। तो यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च में राह के लिए खर्च, बालामृत में बालकों के लिए अमृत, युद्ध भूमि में युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय में विद्यालय के लिए आलय, आलय यानी जो भवन या रहने का स्थान या शेल्टर जैसे अपन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हार्ड कुछ भी नहीं है, समास को हवा बना रखा है बहुत से लोगों ने, लेकिन समास बहुत इजी है, अपन को समझना है तो बस अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है और समझना है ना। तो संप्रदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में जो संप्रदान है उसकी विभक्ति चिन्ह के लिए,
तो अपन को दे दिया गया गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा पे अपन को फंडामेंटल लगाना है कि इसमें कर्म कर्म की जो विभक्ति थी, भूल तो नहीं गए, कर्म कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या थी, को। तो इसमें लिखना है गुरु को दक्षिणा। क्या ऐसा हो रहा है क्या, गुरु को दक्षिणा, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। फिर हमने देखा था करण, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो से, करण की जो विभक्ति थी वो थी से, तो गुरु से दक्षिणा, ये भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा गुरु से दक्षिणा का अर्थ क्या होता है। लेकिन जब हम देखते हैं संप्रदान पुरुष के लिए, तत्पुरुष समाज के लिए एक बारी में नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपको पहली बारी में लगेगा कि सही तो है, गुरु को दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ रखा है गुरु को दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा होती है ना, गुरु के लिए दक्षिणा होती है, आपने पढ़ रखा है। राह को खर्च नहीं होता है ना, राह के लिए खर्च होता है ना, इस प्रकार से अपन को देखना है। लेकिन हमारी जो सामान्य भाषा है उसमें अपन कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हमारे को गलतियां नजर नहीं आती, क्योंकि उस गलती को हम इतनी बार कर जाते हैं कि हमारे को समझ में ही नहीं आता है कि वो गलती है कि हमारी सही है, हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये हम थोड़ा गलत कर देते हैं हिंदी में। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपादान तत्पुरुष समास को समझेंगे कि अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है। तो अपादान जो तत्पुरुष समास है, अपादान एक कारक है, अपादान की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से, या फिर पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप, यानी किसी चीज से यदि कुछ अलग हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल है देश निकाला, तो देश से निकाला, यदि ऐसा कुछ भाव आ रहा है तो अपादान है, यानी किसी से कुछ अलग हो रहा है। जैसे बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, यहाँ पर बंधन से मुक्ति मिल रही है तो ये बंधन मुक्त हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, है ना, मार्ग से भ्रष्ट, ये हो गया। ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, यानी कुछ अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध क्या है, एक संबंध क्या है, कारक, इसकी विभक्ति क्या है, का, के, की, इसमें चिन्हों का लोप होता है, का, के, की चिन्हों का लोप होता है। जैसे गंगा जल है तो गंगा का जल, नगर सेठ है तो नगर का सेठ, राजमाता है तो राज की माता, है ना, जल धारा है तो जल की धारा, मतदाता है तो मत का दाता। इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं। अगले नेक्स्ट पे पढ़ते हैं तो अधिकरण तत्पुरुष आ जाता है। क्या आ जाता है, अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष को भी अपने एक बार समझते हैं कि जल, अधिकरण जो है वो एक कारक है, इसमें जो विभक्ति है वो है में, पर चिन्हों का लोप होता है। में और पर, ये दो विभक्ति चिन्ह है। जैसे जल मग्न है तो जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, है ना, घुड़सवार, इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इस प्रकार के जो तत्पुरुष समास है इसमें ये होता है कि तत्पुरुष जो समास है, तत्पुरुष जो अपना समास है वो पूर्ण तौर पर कारक से रिलेटिव है। यदि आपको कारक ढंग से आते हैं तो आपके कहीं ना कहीं नंबर नहीं कटने वाले, कहीं पर भी नंबर नहीं कटने वाले, है ना। तो तत्पुरुष समास जो है वो आपने समझ लिया। अगली वाली वीडियो में कर्मधारय समास को समझेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।